हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है ए और बी। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत में हम लू में शिन और फांग को देखते हैं। यहाँ पर शिन और फांग लू में को शिन की कंपनी के स्टॉक्स खरीदने के लिए कह रही थी, लेकिन लू में पूछता है कि क्या तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल रहेगा। तो शिन कहता है मैं अपने स्टॉक्स के दाम को बढ़ाने वाला हूँ और इसके लिए मैं 100 अकाउंट्स का यूज करूंगा जो कि गैर कानूनी है। साथ ही मैं प्रॉफिट का 70% हिस्सा मैं तुम्हें देने को भी तैयार हूँ। लू में पूछता है आखिर तुमने ऐसी ही जगह क्यों चुनी स्टॉक्स के बारे में बात करने के लिए। शिन कहता है मैं बस तुम्हें यकीन दिलाना चाहता था कि इधर कोई हमारी बात रिकॉर्ड नहीं कर सकता। यहाँ वॉइस ओवर के थ्रू शिन बताता है कि फांग मेरा बिजनेस पार्टनर है जो कि स्टॉक्स के प्राइसेस और ट्रांजैक्शंस पर नजर रखता है। तभी हम देखते हैं कि एक अनजान आदमी इन तीनों को मॉनिटर के थ्रू देखकर इनकी सारी बातें सुन रहा था। इसके बाद सीन आता है जैंग की और यहाँ जैंग किसी को कॉल लगाता है और उस आदमी से जैंग कहता है मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ क्या तुमने मेरे पैसे चुराए हैं। जिस पर कॉल वाला आदमी जैंग को ये सब बंद करने को कहता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि जैंग एक बहुत ऊंची बिल्डिंग की छत पर था। इधर जैंग इस बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। तभी कैमरा शिफ्ट होता है शिन पर जो कि नींद से उठ जाता है। शिन के साइड में उसकी वाइफ भी सो रही थी और शिन के कारण उसकी भी आंखें खुल गई थी। इसके बाद शिन अपना मुंह धोता है और अपनी वाइफ से कहता है कि मैं ठीक हूँ। शिन की वाइफ मीसा शिन को डॉक्टर के पास जाने का सुझाव देती है और कहती है कि तुम कब तक इसे झेलोगे, लेकिन शिन यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शिन एक उडान होटल जाकर उडान सूप पैक करवाता है, जिसके बाद हम शिन को उसके घर के बाहर देख पाती हैं। यहाँ पर शिन ने अपने घर को बहुत सिक्योर बना रखा था। शिन अपने बड़े से गार्डन से होते हुए अपने घर में जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि शिन बहुत ही अमीर इंसान है। घर के अंदर शिन मीसा के साथ लंच करते हुए न्यूज ही देख रहा होता है। टीवी में लू में बता रहा था कि अब हम शिन की कंपनी टैनुआन कैपिटल में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये सुन मीसा टीवी बंद कर देती है और शिन से पूछती है कंपनी के स्टॉक्स के प्राइसेस लो हैं, फिर तुमने लूमे को कैसे फंसाया। जिस पर शिन सीधे मुंह जवाब नहीं देता। तो मीसा टेबल से उठकर टिफिन धोने लगती है। शिन भी टेबल से उठ जाता है और कहता है मैं ये सब हमारी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। शिन की बातों को सुन मीसा कहती है मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। डाइवोर्स के बाद तुम मुझे कंपनी के आधे शेयर्स दे देना और मैं इसके लिए एक लॉयर भी हायर करने वाली हूँ। साथ ही अब मैं इस जगह को छोड़कर एक होटल रूम में रहूंगी और ये तब तक चलेगा जब तक तुम हमारे डिवोर्स की न्यूज को पब्लिक ना कर दो। ऐसा कहकर मीसा यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शिन को एक ऑक्शन में देखते हैं। यहाँ पर फांग भी शिन के साथ मौजूद था। इधर शिन और जैनी के बीच एक बेशकीमती रिंग को लेकर बहुत कड़ी टक्कर होती है, लेकिन आखिर में शिन उस रिंग को 20 मिलियन युआन में खरीद लेता है। जिसके थोड़ी देर बाद जब शिन बाथरूम में अकेला होता है तब जैनी शिन के पास आकर कहती है आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। शिन कहता है मुश्किलें तो तुम मेरे लिए खड़ी कर रही हो। जैनी कहती है अच्छा चलो मैं तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। जैनी के इतना कहते ही इधर फांग भी आ जाता है और जैनी शिन से दूर हो जाती है। फांग शिन को इधर ताने मारता है पर जैनी फांग को चुप रहने कहती है। तभी शिन जैनी की लिपस्टिक लेकर मिरर में कुछ लिखकर बताता है कि मैंने यहाँ जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास ही वापस आएगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। शिन की बात सुन जैनी यहाँ से चली जाती है। फांग शिन से पूछता है आखिर तुम किसी भी डिसीजन को लेने से पहले मुझसे बात क्यों नहीं करते। शिन कहता है मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं। फांग कहता है मेरी ही बदौलत तुम इस पोजीशन पर हो और भूलो मत मैं तुम्हें इस जगह से हटा भी सकता हूँ। फांग की बात सुन शिन फांग पर हमला कर देता है। तभी शिन का सेक्रेटरी हैरिस यहाँ आ जाता है, लेकिन शिन हैरिस को यहाँ से जाने का कहता है और हैरिस ऐसा ही करता है। फिर हम हैरिस और शिन को गाड़ी में देख पाते हैं और अब हैरिस शिन के घर के पास पहुंचकर शिन को संभालता है क्योंकि शिन ने बहुत ज्यादा पी हुई थी। शिन हैरिस को बताता है कि मीसा मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। हैरिस कहता है ऐसा तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम बदल चुके हो और मीसा खुश नहीं है। हैरिस की बातें सुन शिन कहता है तुम क्या मीसा को मुझसे ज्यादा जानते हो, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी। ऐसा बोलकर शिन यहाँ से चला जाता है और अपने घर में आकर मीसा को ढूंढने लगता है, लेकिन यहाँ मीसा शिन को कहीं नहीं मिलती। अब शिन अपने सीक्रेट लॉकर को खोलता है। ये लॉकर शिन के रेटिना और एक पासवर्ड से खुलता था। शिन इस लॉकर से एक लैपटॉप और पेन ड्राइव निकालता है। फिर शिन लैपटॉप में उस पेन ड्राइव को डालकर पासवर्ड एंटर करके अपने पैसे देखता है। हम देख पाते हैं कि शिन के अकाउंट में बहुत सारे पैसे थे। ये सब देखने के बाद शिन लॉकर में से निकाली चीजें रखकर बंद कर देता है। अब शिन अपने बेड में लेटकर आज के ऑक्शन में
में जीती हुई रिंग देखकर सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शिन उठते ही अपने लॉकर को खोलता है, लेकिन इस लॉकर से शिन का सारा सामान गायब हो चुका था। ये देख शिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने बेडरूम के गेट को खोलने लगता है, लेकिन शिन के बेडरूम का दरवाजा बाहर से लॉक था। शिन अपने फोन से मीसा को कॉल लगाने की सोचता है, लेकिन शिन के फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। परेशान होकर शिन अपने विंडो के कर्टेन्स हटाता है। हम देखते हैं कि पूरी विंडो लकड़ी से सील की हुई थी। शिन ये सब देखकर अपने बेडरूम का दरवाजा पीटने लगता है, पर तभी शिन का टीवी ऑन होता है और इसमें एक न्यूज एंकर बता रही थी कि हमें शिन के द्वारा एक खबर मिली है, जिससे हमें पता चला है कि शिन अपना सब कुछ छोड़कर अलास्का जा चुका है। वहीं शिन ने अपनी कंपनी से रिजाइन भी दे दिया है। ये न्यूज सुन शिन अपने दरवाजे को तोड़ने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी टीवी स्क्रीन में शिन की वॉइस रिकॉर्डिंग चलने लगती है। इस रिकॉर्डिंग में शिन स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने की बात कर रहा था। तभी बाकी के तीनों स्क्रीन्स में भी शिन के चैट्स, शिन की सीक्रेट मीटिंग की फोटोज और स्टॉक मार्केट्स के घोटालों की पिक्चर शो होने लगती है। ये सब टीवी में देख शिन के होश उड़ जाते हैं और अब शिन टीवी तोड़ने के लिए अपनी स्टिक उठाता है। तभी शिन खुद को स्क्रीन में देख पाता है, जिससे शिन समझ जाता है कि उस पर नजर रखी जा रही है और शिन इधर एक स्टैचू में कैमरा नोटिस करता है। वहीं टीवी स्क्रीन ब्लैंक हो चुका था। तभी शिन को सोफे के नीचे से कुछ आवाज आती है और जब शिन देखता है तो यहाँ एक बॉक्स था जिसमें एक वॉकी टॉकी रखा हुआ था। ये आवाज भी उसी वॉकी टॉकी से आ रही थी। शिन इस वॉकी टॉकी से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। हम वॉकी टॉकी से एक बहुत भारी आवाज सुन पाते हैं। किडनैपर बताता है कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देने वाला हूँ, जिसमें से तुम्हें सोच समझकर एक ऑप्शन चूज करना होगा, क्योंकि तुम्हारा हर एक डिसीजन तुम्हारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। शिन कहता है आखिर तुम हो कौन। किडनैपर बताता है कि मेरे पास तुम्हारे सारे गंदे सीक्रेट्स हैं और अगले 5 दिन रोज सुबह 9:30 बजे मैं तुम्हें स्क्रीन में 2 ऑप्शन दूंगा, जिसमें से तुम्हें कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा और अगर तुमने कोई डिसीजन नहीं लिया तो मैं समझूंगा कि तुमने दोनों ऑप्शंस चूज किए हैं। इसे सुन शिन कहता है मैं कोई गेम नहीं खेलना चाहता और अब तुम घर का गेट खोलो। किडनैपर कहता है तुम्हारे पास 3 मिनट है इसके बारे में सोचने के लिए। तभी टीवी में शिन को 2 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए, शिन को अपने डिवोर्स की न्यूज पब्लिक करनी होगी और ऑप्शन बी कि शिन को अपने टैक्स के घोटालों को पब्लिक करना होगा। ये सब स्क्रीन में देख शिन किडनैपर से कहता है क्या मीसा ने तुम्हें ये सब करने बोला है। शिन यहाँ कैमरे के पास आकर कहता है मीसा मैं ऐसा गेम नहीं खेलना चाहता, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो अब ये सब बंद करो। लेकिन तभी वॉकी टॉकी का सिग्नल चला जाता है और अब शिन सोच में पड़ जाता है, जिसके कुछ देर बाद हम शिन को विंडो से लकड़ियां हटाने की कोशिश करता हुआ देख पाते हैं, लेकिन उल्टा यहाँ शिन खुद को ही चोट पहुंचा लेता है और अब इधर उस किडनैपर का दिया टाइम भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मीसा को एक होटल में देखते हैं। यहाँ हैरिस मीसा का मंगवाया सामान लेकर आया था। हैरिस मीसा से डिवोर्स के बारे में पूछता है। मीसा बताती है कि मैं शिन की हरकतों से परेशान हो चुकी हूँ। हैरिस कहता है ये तो तुम्हें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, क्यों ना अब तुम कुछ नया ट्राई करो। मीसा हैरिस की बातों का कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद हैरिस यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जमीन में कई सारी लकड़ियों को देख पाते हैं और अब हमें पता चलता है कि विंडो की दूसरी तरफ शिन के किडनैपर ने सीमेंट की दीवार बना दी थी। शिन न्यूज चैनल देखता है और यहाँ न्यूज चैनल में बताया जा रहा था कि शिन के द्वारा हमें दोबारा एक और खबर मिली है, जिसके अनुसार शिन जैनी से प्यार करता है और शिन का जल्द ही मीसा से डाइवोर्स होने वाला है। साथ ही हमें एक अनजान मेल भी मिला है और इस मेल में शिन के टैक्स के घोटालों की रिपोर्ट्स हैं। इससे हम समझ पाते हैं कि शिन का किडनैपर कोई मजाक नहीं कर रहा था। तभी वॉकी टॉकी में शिन कहता है मैं कोई डिवोर्स नहीं लेने वाला। किडनैपर कहता है मैंने पहले ही तुम्हें रूल्स बताए थे और ये सब तुम्हारी गलती है। आशा करूंगा कि तुम्हें अब अकल आ चुकी होगी और अगर सच बोलूं तो तुमने जितने भी बुरे काम किए हैं उसका भुगतान अब तुम्हें करना पड़ेगा। शिन कहता है मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने को तैयार हूँ, तो अब ये सब बंद करो। किडनैपर कहता है तुमने पैसों की बात करके मुझे निराश कर दिया। किडनैपर के ऐसा कहते ही वॉकी टॉकी डिस्कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पर लाइट भी चली जाती है। तभी ऊपर का रूफ थोड़ा सा नीचे आता है और रेड लाइट ऑन हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जैनी को देखते हैं। जैनी से सारी मीडिया वाले शिन और उसके रिश्तों के बारे में और टैक्स के घोटालों के बारे में पूछ रहे थे। दूसरी तरफ हैरिस शिन की आंखों की रेटिना की कॉपी बनाने निक के पास जाता है। निक कहता है कि मैं इसे 5 मिनट में बना दूंगा, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे लूंगा। तो हैरिस पैसे देने को तैयार हो जाता है और अब हैरिस फांग को बताता है कि वो कल सुबह तक आंखों की रेटिना की कॉपी बनवा देगा। इस सीन के बाद हम समझ पाते हैं कि हैरिस और फांग दोनों ही शिन के खिलाफ हैं।
फिर सीन आता है मीसा पर, जिसे शिन का किडनैपर कॉल करता है। हम वापस से शिन को देख पाते हैं जो कि गर्मी से तड़प रहा था। असल में इस जगह का टेम्परेचर 65 डिग्री हो चुका था। शिन यहाँ अपने सारे कपड़े उतार देता है, पर तभी रेड लाइट की जगह ब्लू लाइट जलने लगती है और उस रूफ से ठंडी हवा निकलने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अब रूम का टेम्परेचर 3 डिग्री हो चुका था। इधर शिन ने खुद को पूरी तरह से चादर से ढक लिया था। शिन न्यूज में देखता है कि मीसा ने अपनी हाथ की नस काट ली है, जिस कारण मीसा को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। शिन वॉकी टॉकी में किडनैपर से पूछता है कि आखिर मेरी वाइफ ने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। इसी से फ्रस्ट्रेटेड होकर शिन रोने लगता है। वहीं हॉस्पिटल में फांग मीसा को देखने आता है। अब हम दोबारा शिन को देखते हैं। यहाँ अब दूसरा दिन भी बीत चुका था। शिन को किडनैपर टीवी पर देखकर कोई एक ऑप्शन चूज करने बोलता है। यहाँ ऑप्शन ए था कि शिन को अपनी स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन की बात को पब्लिक करना होगा या फिर शिन को अपने पार्टनर को एक्सपोज करना होगा। तो शिन ऑप्शन बी चूज करता है। इसे सुन वॉकी टॉकी डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन शिन वॉकी टॉकी में चैनल चेंज करने लगता है, पर शिन को कोई सिग्नल नहीं मिलता। तो शिन अब वॉकी टॉकी को खोलकर उसमें से एक तार को हटाता है, जिसके बाद जब शिन दोबारा बहुत से चैनल चेंज करता है, तभी एक चैनल किसी के वॉकी टॉकी से कनेक्ट हो जाता है। हम एक जंगल में मैलन नाम के आदमी को देख पाते हैं। मैलन पेशे से एक न्यूज रिपोर्टर है जो कि एग्रीकल्चर से जुड़े न्यूज को कैप्चर करता है और इस जंगल में मैलन यही करने आया था। लेकिन तभी मैलन को उसके वॉकी टॉकी से किसी की आवाज आती है और वॉकी टॉकी के उस तरफ शिन था। शिन बताता है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। इधर मैलन शिन की बातों को मजाक में लेता है और कहता है कि बच्चे तुम मजाक करना बंद करो। ऐसा कहकर मैलन वॉकी टॉकी बंद कर देता है और यहाँ शिन अपनी सारी होप खो देता है। तभी शिन बाथरूम में मीसा का हेयर ड्रायर नोटिस करता है। इसे देख शिन को एक और आइडिया आता है। शिन अपनी अलमारी से एक हैंगर निकालता है और स्टैचू के ऊपर कपड़ा डाल देता है ताकि किडनैपर शिन को ना देख पाए। यहाँ पर शिन उस ड्रायर को हैंगर से कनेक्ट कर देता है, जिसके बाद शिन ड्रायर को ऑन करता है और अब ड्रायर बहुत गर्म हो चुका था। इससे शिन अपने बेडरूम के गेट की लकड़ी को काटना शुरू कर देता है। इसी के पैलर में हम फांग और हैरिस को देखते हैं जो कि शिन के घर में घुस चुके थे और शिन के बेडरूम की ओर ही आ रहे थे। दूसरी तरफ शिन लकड़ी को जला चुका था, लेकिन यहाँ पर फांग हैरिस के साथ बेडरूम का गेट खोल देता है, पर बेडरूम में इन दोनों को कोई नहीं दिखाई देता। सीन वापस से शिन पर आता है। शिन इस कमरे से बाहर निकलता है और शिन देखता है कि वो किसी अंडरग्राउंड गुफा टाइप जगह पर था, यानी कि शिन अभी तक जिस जगह में रह रहा था वो असल में बस शिन के बेडरूम की कॉपी थी, यानी कि किडनैपर ने शिन को बुद्धू बनाया। सेम पैलर में फांग शिन की रेटिना से शिन का लॉकर खोलता है, पर इधर से भी शिन के डॉक्यूमेंट्स गायब थे। यहाँ पर हैरिस फांग को शिन का आईडी दिखाता है, यानी कि शिन अलास्का नहीं गया है। तभी फांग को भी किडनैपर का कॉल आता है। किडनैपर फांग को टीवी ऑन करने कहता है। न्यूज में बताया जा रहा था कि फांग और शिन स्कूल टाइम से एक दूसरे के दोस्त थे और इन दोनों ने इस बात को आज तक पब्लिक नहीं किया और फांग ने अपनी पुरानी कंपनी को धोखा देकर शिन के साथ अपना बिजनेस शुरू किया। ये न्यूज देखकर फांग हैरिस से कहता है, तुम्हारे पास घर की चाबी थी, तुमने इतनी जल्दी रेटिना की कॉपी भी बना ली। इस सब का मतलब कि तुमने मुझे धोखा दिया है और लॉकर का सारा सामान तुमने ही चुराया है। ऐसा बोलकर फांग हैरिस पर हमला कर देता है। वापस से हम शिन को देख पाते हैं जो कि इस अंडरग्राउंड जगह पर अपना टॉर्च जलाकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है, पर शिन को बस एक डक्ट ही दिखाई देता है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा था। पैलर में हैरिस फांग को एक भारी सी चीज से मारकर खुद को दूर करता है, जिसके बाद हैरिस इस जगह से भाग जाता है। यहाँ पर फांग भी हैरिस के पीछे जाता है और अब एक लंबे चेजिंग सीक्वेंस के बाद फाइनली फांग हैरिस को ठोक देता है, जिससे हैरिस का ध्यान भटकता है और तभी सामने से ट्रक आने की वजह से हैरिस की गाड़ी पलट जाती है। दूसरी तरफ शिन उस अंडरग्राउंड से निकलने की जगह ढूंढ रहा था, लेकिन शिन को कुछ नहीं मिलता। वापस से हम हैरिस को देख पाते हैं। इधर हैरिस गाड़ी में फंस गया था और हैरिस की गाड़ी का पेट्रोल भी लीक हो रहा था। यहाँ फांग एक लाइटर लेकर हैरिस की ओर बढ़ता है, जिसे देख हैरिस शिन का पेन ड्राइव फांग की ओर फेंकता है। फांग इस पेन ड्राइव को उठा लेता है। हैरिस कहता है, मैं तुम्हें इस पेन ड्राइव का कोड भी बता सकता हूँ। ऐसा कहकर हैरिस किडनैपर को कॉल करके शिन के पेन ड्राइव का कोड मांगता है, पर किडनैपर कहता है कि डील के हिसाब से मैंने तुम्हें मीसा दे दी है और तुम्हारा शिन की चीजों को छूने का कोई मतलब नहीं बनता। हैरिस बताता है कि मेरी जिंदगी मौत के मुंह में है, प्लीज मुझे बचा लो। हैरिस की बातों को सुन किडनैपर हैरिस को कैमरा ऑन करने कहता है, जिसके बाद किडनैपर वॉकी टॉकी पर शिन को टीवी में देखने को कहता है। टीवी में हैरिस को शिन लाइव देख पा रहा था
किडनैपर शिन को वापस से ऑप्शन देता है, जिसमें ऑप्शन ए था कि शिन कुछ ना बोले और ऑप्शन बी था कि शिन पेन ड्राइव का कोड बता दे। शिन पूछता है कि आखिर हैरिस के साथ कौन ऐसा कर रहा है। किडनैपर हैरिस को बैक कैमरा ऑन करने कहता है। इधर शिन देख पाता है कि फांग हैरिस को मारने वाला है, तो अब हैरिस को बचाने के चक्कर में शिन पेन ड्राइव का पासवर्ड किडनैपर को बता देता है और किडनैपर भी पासवर्ड को हैरिस को बता देता है, जिसे हैरिस फांग को बता देता है। लेकिन इधर फांग अपनी सिगरेट हैरिस की ओर फेंक कर हैरिस को जलता हुआ छोड़कर यहाँ से निकल जाता है। साथ ही में फांग शिन का आईडी भी जला देता है और इसी जगह पर फेंक देता है। फांग की असलियत देखकर शिन पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था। शिन अब उस स्टैचू से कपड़े हटाकर किडनैपर से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर शिन उस मूर्ति को पूरी तरह से तोड़ देता है। अब सीन आता है किडनैपर की ओर, जो कि ये सब अपनी स्क्रीन में देख रहा था। अब वापस से हम जैनी को देख पाते हैं, जो कि हॉस्पिटल में मीसा से मिलने आई थी। मीसा जैनी से शिन के बारे में पूछती है कि शिन कहाँ है। इसे सुन जैनी कहती है ये बस मेरे और शिन के बीच की बात है, तुम इसमें मत पड़ो। मीसा कहती है मैं बताऊं कि शिन कहाँ है। मीसा के इतना कहते ही सीन कट होता है, जिसके बाद हम शिन को वापस से देखते हैं। शिन इधर उस रूफ डक्ट को हटा चुका था। पैलर में मीसा जैनी को शिन की वीडियो दिखाकर बताती है कि शिन किडनैप हो चुका है और मुझे किडनैपर का कॉल आया था। किडनैपर ने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन ए कि मैं खुद को खत्म कर लूं, ऑप्शन बी नहीं तो किडनैपर शिन को खत्म कर देगा, इसलिए मैंने खुद को मारने के लिए अपनी हाथ की नस काट ली थी, लेकिन मैं बच गई। अब वापस से हम शिन को देखते हैं। शिन उस एयर डक्ट के अंदर घुसकर ऊपर की ओर जाने लगता है और इधर शिन ऊपर से रोशनी आता देख पाता है। दूसरी तरफ मीसा जैनी से कहती है कि मैं शिन के लिए मरने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम ऐसा कर सकती हो। वापस से हम शिन को देख पाते हैं और शिन उस डक्ट के एंड तक पहुँच गया था, लेकिन ये डक्ट ऊपर से लॉक था, इसलिए शिन बाहर नहीं निकल पाता। दूसरी तरफ फांग अपने ऑफिस में आकर शिन की पेन ड्राइव लगाता है, लेकिन ये पेन ड्राइव नकली थी। किडनैपर कॉल पर फांग को बताता है कि मैंने पहले ही शिन की पेन ड्राइव चुरा कर नकली पेन ड्राइव रख दी थी और मैं भी बस कोड का ही इंतजार कर रहा था। किडनैपर की बात सुन फांग अपना गुस्सा मॉनिटर पर निकालने लगता है। इसके बाद किडनैपर शिन का पासवर्ड डालकर देखता है कि शिन के अकाउंट में सिर्फ कुछ ही पैसे थे। दूसरी तरफ शिन का वॉकी टॉकी वापस से मेलन के वॉकी टॉकी से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ शिन कहता है कि वॉकी टॉकी की रेडियस 3 किलोमीटर तक है, इसका मतलब हम दोनों बहुत करीब हैं और मैं एक माउंटेन के अंडरग्राउंड बंकर में हूँ। मेलन को शिन की बातें अभी भी मजाक लग रही थी, इसलिए मेलन शिन पर गुस्सा होकर वॉकी टॉकी बंद कर देता है। शिन इधर फिर से उम्मीद खोकर रोने लग जाता है। अब ऐसा करते हुए तीसरा दिन भी हो जाता है। इधर वापस शिन टीवी पर 2 ऑप्शन देखता है, ऑप्शन ए कि शिन को एक मर्डर कन्फेस करना होगा, ऑप्शन बी कि शिन को अपने पैसों के घोटाले को पब्लिक करना होगा। ये ऑप्शन देखकर शिन कहता है कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, हाँ मैंने पैसों में घोटाला किया है। किडनैपर कहता है रूल्स मैं बनाता हूँ ना कि तुम। शिन इन बातों को सुनकर किडनैपर को पैसों का लालच देता है। किडनैपर कहता है क्या तुम मुझे अभी 100 मिलियन वॉन दे सकते हो। एक्चुअली तुम नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में कुछ भी नहीं है। तो अब शिन ऑप्शन ए चूज करता है और जैसे ही किडनैपर वॉकी टॉकी डिस्कनेक्ट करता है, वैसे ही शिन वापस से मेलन को वॉकी टॉकी से कनेक्ट करता है। मेलन शिन की बातों से थक चुका था, लेकिन शिन बताता है कि न्यूज में अभी खबर आएगी कि मैंने किसी का मर्डर किया है। तो शिन की बात सुन मेलन रेडियो ऑन करता है। न्यूज में बताते हैं कि जैंग, जो कि एक जमाने में तेनुआंग कैपिटल का प्रेसिडेंट हुआ करता था, उसे शिन ने धोखेबाजी की और अपनी इज्जत को धूल में मिटता हुआ देखकर जैंग ने कूदकर आत्महत्या कर ली, जो कि एक मर्डर ही है जिसे शिन ने किया था। न्यूज सुनते ही मेलन को यकीन हो जाता है कि शिन सच बोल रहा है। मेलन कहता है कि मैं तुम्हारी हालत के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। शिन कहता है मेलन तुम्हें खुद यहाँ आना होगा क्योंकि अभी पुलिस की नजरों में मैं एक किलर और फ्रॉड हूँ। तो इसे सुन मेलन शिन के पास आने को तैयार हो जाता है, लेकिन इसके बदले में मेलन शिन से उसके साथ एक पूरा दिन इंटरव्यू करने के लिए मांगता है, तो इस पर शिन मान जाता है। दूसरी तरफ न्यूज में मीसा देखती है कि उसके घर के पास एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक लाश पाई गई है। न्यूज वालों का कहना है कि ये लाश शिन की हो सकती है। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर फांग भी मीसा से मिलने आया था। मीसा फांग से कहती है कि अपनी एक्टिंग बंद करो और बताओ कि क्यों आए हो। फांग कहता है अब क्योंकि शिन पर मर्डर और फ्रॉड का इल्जाम लग चुका है, तो बाय डिफॉल्ट शिन के सारे शेयर्स अब तुम्हारे नाम पर हैं। तुम मुझे वो सारे शेयर्स दे दो और मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इसे सुन मीसा फांग पर अटैक करने लगती है।
है, लेकिन फांग कहता है तुम्हारे बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। ऐसा कहकर फांग मीसा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मीसा को देखकर चला जाता है। ये सब देख मीसा रोने लगती है। वहीं न्यूज में शिन देखता है कि फांग एक इंटरव्यू दे रहा था, जिसमें फांग बताता है कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसमें मिली हुई लाश शिन की है, क्योंकि वहाँ पर एक आईडी कार्ड भी मिला है जो कि शिन का है। इसका मतलब शिन मर चुका है और अब मैं शिन की जगह लेने वाला हूँ। ये न्यूज देखकर शिन को तो झटका सा लग जाता है। शिन इधर वॉकी टॉकी से मेलन को कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है यहाँ से बाहर निकलने का, और बस तुम्हें मेरे सिग्नल का इंतजार करना होगा। ऐसा कहकर शिन अपनी सारी बुक को बेड पर रखकर आग लगा देता है, जिससे रूम में धुआं ही धुआं भर जाता है। और शिन मेलन को बताता है कि धुएं को फॉलो करो। ऐसा कहकर शिन ऊपर वाले डक्ट में घुस जाता है और ऊपर की ओर आने लगता है। धुएं को देख मेलन को भी शिन की लोकेशन का पता चल जाता है और मेलन अब इस जगह पर पहुंच जाता है और टनल के लॉकर को अपनी गाड़ी से कनेक्ट करके खींचने लगता है। तभी हम कुछ देर बाद मीसा को देख पाते हैं, जिसे कि शिन कॉल करता है, यानी कि मेलन ने शिन को बचा लिया था। शिन मीसा को अपनी सारी सिचुएशन बताता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, लेकिन मीसा बताती है कि इधर बहुत से मीडिया वाले हैं, इसलिए यहाँ मिलना सही नहीं होगा। फिर हम रात को शिन को अपने असली घर में जाता हुआ देख पाते हैं। शिन अपने रूम का लॉकर खुला देखता है। इधर मीसा भी आ चुकी थी। मीसा शिन को थप्पड़ मारकर गुस्सा करने लगती है, लेकिन शिन मीसा को सारी बात बता देता है और कहता है कि मुझे उस किडनैपर को पकड़वाकर खुद को बेगुनाह साबित करना होगा। शिन की बातों को सुन मीसा कहती है तुम पागल हो चुके हो। तभी मीसा मेलन को नोटिस करती है। शिन बताता है कि इसी ने मुझे बचाया है। आगे शिन कहता है कि ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शिन, मीसा और मेलन को एक दूसरी जगह में देख पाते हैं। असल में शिन और मीसा पहले इसी अपार्टमेंट में रहा करते थे। शिन बताता है कि मैं इस जगह को किसी और को देना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इस अपार्टमेंट को खरीद लिया। इधर जब शिन मीसा को देखने में बिजी था तो चुपके से मेलन शिन की जेब में एक माइक्रोफोन डाल देता है। फिर हम कुछ देर बाद मेलन को शिन और मीसा की बातें सुनता देख पाते हैं। दूसरे कमरे में शिन और मीसा अपने पुराने समय को याद करके इस बारे में बात कर रहे होते हैं। मीसा शिन को सब भुलाकर इस जगह से दोबारा स्टार्ट करने का सुझाव देती है, लेकिन शिन बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे खुद को इनोसेंट साबित करना होगा। इसी के कुछ देर बाद शिन मेलन के रूम में आकर कहीं चलने को कहता है, जिसके बाद हम इन दोनों को एक कारपेंटर शॉप में देख पाते हैं। शिन इधर बताता है कि मैं हर रोज अपने लॉकर का पासवर्ड बदलता हूँ और मेरे लॉकर को खोलने के लिए मेरी रेटिना की भी जरूरत पड़ती है, और जब मैंने अपना लॉकर उठते ही खोला था तभी किडनैपर ने मेरा रेटिना कॉपी कर लिया होगा, और यही रीजन था कि किडनैपर ने मेरी रूम की कॉपी बनाई होगी। मेलन पूछता है आखिर हम इधर क्यों आए हैं। शिन बताता है कि हमारे रूम में रखा बेड एक कस्टमाइज्ड बेड है, क्योंकि मीसा को हमेशा बैक पेन रहता था, इसलिए मीसा ने इस जगह से बेड कस्टमाइज करवाया था, और किडनैपर के रूम में रखा बेड सेम मेरे बेड जैसा है, तो इसका मतलब उस किडनैपर ने भी सेम मेरे जैसा बेड यहीं से खरीदा होगा, और अगर मुझे पता चल जाए कि बेड किसने खरीदा था तो मैं किडनैपर को पकड़ सकता हूँ। तो अब ये दोनों उसी डॉक्यूमेंट को ढूंढने लगते हैं। इधर मेलन को एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें लिखा था कि बेड की कॉपी जैंग ने खरीदी थी। ये देख शिन कहता है ये इम्पॉसिबल है। शिन इधर मेलन को बताता है कि पहले मैं, फांग, जैंग एक साथ काम किया करते थे, लेकिन जब मुझे और फांग को ऐसा लगा कि हम तीनों का किया घोटाला पकड़ा जाएगा तो हम दोनों ने मिलकर जैंग के ऊपर सारा इल्जाम डाल दिया और सारे पैसे मैंने और फांग ने खा लिए, जिस कारण जैंग को बचकर भागना पड़ा। लेकिन इन्वेस्टर्स ने जैंग का पीछा नहीं छोड़ा और फिर एक रात मुझे जैंग का कॉल आया। अगर मैं उस रात जैंग को पैसे दे देता तो जैंग आज जिंदा होता। इसका गिल्ट मुझे पूरी जिंदगी रहेगा। फिर इसके बाद हम शिन को जैंग के घर के बाहर देख पाते हैं। ये वही जगह थी जहां हमने किडनैपर को देखा था। तभी एक आदमी शिन को चकमा देकर भागने लगता है। इसे देख शिन उसका पीछा करने लगता है, पर मेलन की गाड़ी के कारण वो अनजान आदमी यहाँ से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये दोनों जैंग के घर में छानबीन करते हैं, फिर भी इन दोनों को कुछ नहीं मिलता। अब मॉर्निंग में शिन न्यूज देखता है जिसमें रिपोर्टर बता रही थी कि मीसा हॉस्पिटल से भाग चुकी है और मीसा 2 महीने से प्रेग्नेंट है। फिर शिन मीसा के साथ खाना खाता है। शिन मीसा पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुमने हमारे बच्चे के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। मीसा कहती है तुम्हें बताने से क्या बदल जाता, तुम हमेशा पैसे पैसे करते रहते थे, तुमने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद है? मेरा सपना आर्मी के लिए कुछ करने का था, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक फाइनेंस रिपोर्टर बन गई ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन फिर जब तुम सक्सेस हो गए तो तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी और पूरे दिन घर में अकेले रहकर तुम्हारा इंतजार करती रही। मीसा की बात सुन शिन को बहुत बुरा लगता है कि तभी शिन को इधर किडनैपर का कॉल आता है। किडनैपर शिन से कहता है कि मैं तुम्हें खुद को बचा
बचाने के लिए सारे सबूत मेल कर सकता हूँ, पर इसके बदले में मुझे 100 मिलियन चाहिए। शिन बताता है कि मैं तुम्हें कल तक इतने सारे पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसलिए तुम मुझे आकर मिलो। तो शिन की बातों से किडनैपर एग्री हो जाता है। शिन को यहाँ मीसा और मैलन दोनों सुन रहे होती हैं। मीशा शिन से पूछती है कि तुम्हारे पास तो बहुत पैसे थे। शिन कहता है कि डिवोर्स की बात सुनकर मुझे लगा कि लॉयर मेरे सीक्रेट अकाउंट के पैसों के बारे में जानकर मीडिया को बता देगा, जिससे मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैंने अपने सारे पैसे जेनी को ट्रांसफर कर दिए। मुझे लगा कि मैं वो पैसे वापस ले लूंगा, पर उन पैसों को लेने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। आगे शिन कहता है कि अगर मुझे नई लाइफ शुरू करनी है तो मुझे खुद को बेगुनाह साबित करना होगा, और इसके लिए मीसा तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम मीसा को फांग से मिलता हुआ देख पाते हैं। मीसा फांग से यहाँ एक डील करने आई थी। मीसा बताती है कि अब क्योंकि शिन मर चुका है तो उसके सारे शेयर्स मेरे हैं। असल में मीडिया के हिसाब से शिन उस कार एक्सीडेंट में मर चुका था, लेकिन हमें पता है कि मरने वाला आदमी शिन नहीं बल्कि हैरिस था। आगे मीसा कहती है कि मैं शिन के शेयर्स तुम्हें बेचना चाहती हूँ, और तुम तो जानती हो कि कंपनी के शेयर्स एकदम बढ़ने वाली हैं, क्योंकि शिन ने ये बहुत पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। इसे सुन फांग मीसा का ऑफर मान जाता है, जिसके बाद हम मीसा को जेनी के पास देख पाते हैं। जेनी भी इधर मीसा की डील मान जाती है, लेकिन यहाँ मीसा पैसों के बदले जेनी से गोल्ड का सौदा करती है, वो भी कल तक। तो जेनी बहुत सोचते हुए एग्री हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जेनी का एक आदमी पार्किंग लॉट में सोने से भरी गाड़ी को छोड़कर चला जाता है, जिसे शिन चेक करने के बाद अपने साथ ले जाता है। हम देख पाते हैं कि इस गाड़ी में एक ट्रैकर भी फिट था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फांग जब अपने ऑफिस में होता है तब वो टीवी में देखता है कि हैरिस की डेथ के टाइम की वीडियो सारी स्क्रीन में चलने लगती है, और यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा था कि हैरिस को फांग ने ही मारा है। ये देख फांग अपने ऑफिस से भाग जाता है, और अब पार्किंग लॉट में फांग को किसी का कॉल आता है। दूसरी तरफ शिन जो की गाड़ी लेकर किडनैपर की बुलाई जगह पर जा रहा था, वो रेडियो में सुनता है कि फांग की हैरिस को मारने वाली वीडियो वायरल हो गई है, जिस कारण कंपनी के प्रोफाइल पर बुरा प्रभाव पड़ा है और कंपनी के स्टॉक्स बहुत तक गिर चुके हैं। इसके बाद हम शिन को एक ब्रिज में देखते हैं। यहाँ पर शिन से किडनैपर मिलने आता है, जो कि शिन को बाकी के सबूत देते हुए पैसे मांगता है। यहाँ जब डॉक्यूमेंट्स को शिन चेक कर रहा होता है, तभी फांग पीछे से किडनैपर को मारकर बेहोश करके चलती हुई ट्रेन में फेंक देता है। शिन फांग से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे। फांग शिन से कहता है कि तुमने मेरी रेपुटेशन मिटा दी, साथ ही में तुमने कंपनी के स्टॉक्स डुबा दिए। लेकिन जेनी एक समझदार लड़की है, उसने गाड़ी में ट्रैकर फिट कर दिया था, जिस कारण मैं यहाँ तक पहुँच गया। ऐसा कहकर फांग सोने से भरी गाड़ी की चाबी मांगता है। फांग कहता है कि अगर मैंने वो गोल्ड जेनी तक पहुँचा दिए तो जेनी मुझे 50% गोल्ड दे देगी। यहाँ पर शिन फांग के हाथों में हथियार देखकर फांग को गाड़ी की चाबी दे देता है, पर तभी हम पुलिस की सायरन की आवाज सुन पाते हैं। शिन बताता है कि उसने बहुत पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था, क्योंकि वो किडनैपर पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। पुलिस की बात सुन फांग ब्रिज से कूदकर भागने लगता है, क्योंकि फांग ने हैरिस का मर्डर किया था और इसलिए फांग भी पुलिस की नजरों में एक क्रिमिनल है। तभी हम देख पाते हैं कि पुलिस का सायरन असल में मैलन बजा रहा था, और ये सब शिन का ही प्लान था। शिन मैलन को बताता है कि उसने फांग को नकली चाबी दी है, जिसका मतलब सोना अभी भी हमारे पास है। अब शिन वापस से घर में आकर मीसा को गले लगाकर कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, मुझे सारे सबूत मिल चुके हैं। ऐसा कहकर शिन मीसा को वही ऑक्शन वाली अंगूठी पहनाता है, और यहाँ मीसा शिन से डिवोर्स न लेने के लिए मान जाती है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग शिन को मीडिया के सामने देख पाते हैं, जो कि पूरी मीडिया को बताता है कि मुझे किडनैप किया गया था और जितने भी एलिगेशन मुझ पर लगाए गए हैं वो सब फेक है। और रही बात टैक्स की, तो मैं सरकार को टैक्स देने के लिए तैयार हूँ। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे और मीसा की डिवोर्स की बात भी फेक थी। ऐसा बोलकर शिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं खत्म करता है और जाने लगता है। पर तभी किडनैपर शिन को मीसा की एक वीडियो भेजता है, जिसमें मीसा की बॉडी में बॉम्ब फिट था। यहाँ शिन को किडनैपर मैसेज करके 2 ऑप्शन देता है। ऑप्शन ए, मीसा को बचाने के लिए अपने सारे कपड़े उतारो, और ऑप्शन बी कि मीसा को मरने दो। तो अब शिन सबके सामने अपने कपड़े उतारने लगता है, और ये सब मीडिया वाले भी देख रहे थे। तभी शिन को मैसेज आता है कि पोडियम के अंदर जो भी है उसे पहन लो। शिन देखता है कि पोडियम के अंदर एक बॉम्ब जैकेट था। इधर मीसा को बचाने के लिए शिन ये बॉम्ब जैकेट पहन लेता है। इसे पहनते ही शिन को वापस से एक मैसेज आता है, जिसमें किडनैपर शिन को बाहर के डस्टबिन को चेक करने बोलता है। तो अब शिन बाहर सभी डस्टबिन को चेक करने लगता है, और इन्हीं में से एक डस्टबिन से शिन को एक गन मिलती है। इधर ये सब मीडिया लाइव रिकॉर्ड कर रही थी। शिन के गन को हाथ में लेते ही सब उससे दूर चले जाते हैं। शिन इधर सबको दूर रहने कहता है। तभी कोई मैलन पर
गोली चला देता है और इसे देख सब भागने लगते हैं। शिन अपने सामने सोने से भरी हुई वैन देखता है और इस वैन को लेकर शिन यहाँ से निकल जाता है। ये वही जैनी के सोने से भरी हुई वैन थी। शिन वापस से अपने ऑफिस के बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में पहुंचता है। तभी जैनी आकर शिन को अपने साथ ले जाने लगती है। शिन जैनी से मीसा का लोकेशन पूछता है। यहाँ पर वापस से शिन को किडनैपर का मैसेज आता है जिसमें किडनैपर शिन से वैन को अनलॉक करने का कोड मांगता है और इसे शिन किडनैपर को सेंड भी कर देता है और अब किडनैपर शिन को छत में आने को कहता है। यहाँ पर जैनी शिन पर हमला करने लगती है। तभी एक गाड़ी सामने से आकर जैनी को उड़ा देती है। इस गाड़ी में असल में फांग था जो कि शिन को उड़ाना चाहता था, लेकिन गलती से उसने जैनी को उड़ा दिया था। फांग शिन को घसीटकर गोल्ड वाले वैन के पास लाकर सेफ खुलवाता है। यहाँ पर शिन चुपके से एक गोल्ड अपने हाथ में रख लेता है और जैसे ही फांग आगे बढ़ता है शिन फांग को उस गोल्ड बार से मारकर बेहोश करके वैन को लॉक कर देता है। इसके बाद शिन छत में जाता है। छत में शिन को मीसा बंधी हुई मिलती है। मीसा शिन को यहाँ से जाने कहती है क्योंकि मीसा में बॉम्ब फिट था। शिन कहता है कि मैंने भी बॉम्ब पहना हुआ है तो मेरे दूर जाने का कोई फायदा नहीं। शिन मीसा को छुड़वाने के लिए जंजीरों को खींचने लगता है पर इसका कुछ फायदा नहीं होता। तभी शिन पास में एक रिमोट नोटिस करता है, साथ ही में सामने एक टीवी भी था। शिन इस टीवी को ऑन करता है और अब हम स्क्रीन में असली किडनैपर यानी कि मैलन की रिकॉर्डेड वीडियो देख पाते हैं। मैलन शिन को बताता है कि मेरा असली नाम यू जांग है और मैं जांग का ही बेटा हूँ। मेरे फादर मेरे लिए सब कुछ थे लेकिन तुमने उन्हें छीन लिया। दूसरी तरफ पैलर में हम मैलन को कुछ लोगों को पैसे देकर जैनी और फांग की बॉडी को ठिकाने लगाने को कहकर सोने से भरा वैन अपने साथ ले जाता हुआ देख पाते हैं। वहीं ऊपर मैलन अपने रिकॉर्डेड वीडियो में बताता है कि मेरे फादर ने तुम लोगों के साथ मिलकर खूब घोटाले किए थे लेकिन एंड में तुम दोनों यानी कि फांग और शिन ने मिलकर मेरे फादर को अकेले फंसा दिया, जिस कारण मेरे फादर को आत्महत्या करनी पड़ी और मेरे फादर के मरने के बाद मेरी मॉम को बहुत बड़ा सदमा लगा और इस सदमे से मेरी माँ पागल हो गई। और अब मैं भी तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम्हारा बच्चा एक बिन बाप के जिए और तुम्हारी वाइफ वो पेन महसूस करे जो कि मेरी माँ ने किया था। इसलिए मैं इधर तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए कि तुम खुद मर जाओ या ऑप्शन बी कि तुम अपनी वाइफ को मरता देखो। तुम्हारे जैकेट के लेफ्ट साइड एक स्ट्रिंग लगा हुआ है जिसे अगर तुम खींचते हो तो मीसा का बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा और अगर राइट साइड का स्ट्रिंग खींचते हो तो तुम्हारा बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा। अब चॉइस तुम्हारी है क्योंकि मीसा के पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैलन की बात सुन शिन अपनी वाइफ से माफी मांगता है कि मेरे कारण तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। यहाँ पर शिन मीसा को एक अच्छी जिंदगी जीने का सुझाव देकर खुद छत से कूद जाता है और कूदते हुए लेफ्ट स्ट्रिंग खींच देता है और ये सीन यहीं एंड हो जाता है। और अब इस घटना को बीते काफी समय हो गए थे। हम मीसा को उडान होटल में देखते हैं। ये वही होटल था जहाँ से शिन मीसा के लिए उडान लेता था। मीसा की हालत देखकर हम समझ पाते हैं कि मीसा का जल्द ही बच्चा होने वाला है। मूवी के एंड में दिखाते हैं कि लूमे और फांग को उम्र कैद की सजा हो गई थी क्योंकि इन दोनों के घोटाले वाली खबर मीडिया को पता चल गई थी। तभी सीन आता है शिन पर। जी हाँ, शिन जिंदा बच गया था लेकिन अभी वो जेल में है। यहाँ शिन से मिलने मैलन आया था जो कि बताता है कि मैंने फांग और हैरिस का यूज किया था क्योंकि हैरिस को तुम्हारी वाइफ चाहिए थी, वहीं फांग को तुम्हारा पैसा। मैं तुम्हारी लाइफ और पैसा छीनना चाहता था और क्योंकि तुम ऑलरेडी उस बिल्डिंग से कूद गए थे तो अब मैं ये मानता हूँ कि शिन मेरे लिए मर चुका है और अब तुम्हें भी हक है एक नई जिंदगी जीने का। मैलन के इतना कहते ही शिन के मिलने का टाइम अप हो जाता है। इसके बाद हम न्यूज में देखते हैं कि शिन को मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स के घोटालों के लिए जेल हो गई है और सरकार को एक अननोन सोर्स से बहुत सारे पैसे चैरिटी के रूप में मिले हैं। शिन इस न्यूज से समझ जाता है कि वो अनजान आदमी मैलन ही हो सकता है, यानी कि मैलन एक बुरा इंसान नहीं था। वो बस शिन से अपने पिता का बदला लेना चाहता था और इन द एंड मैलन ने शिन को भी माफ कर दिया था। इसके बाद सीन आता है मीसा पर जो कि शिन को उडान खिला रही थी और इतना दिखाते ही मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।